इसको क्यों अच्छा बनाना है और इसके रिफाइनमेंट की क्यों आवश्यकता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई भी जो इसको समझाने में मेरी हेल्प कर सके। कौन आना चाहेगा यहाँ पे? कोई भी एक। आपका नाम? प्रियंका। एक बार प्रियंका के लिए पहले जोरदार ताली बजाइए, बिकॉज वहां से यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल भरा होता है ना। जब हम उस कुर्सी पे बैठे होते हैं तो सुनना बहुत आसान है, उस कुर्सी पर जब बैठे हैं तो आलोचना करना बहुत आसान है, उस कुर्सी पर जब बैठे हैं तो दूसरों की बुराई करना बहुत आसान है। लेकिन जब सामने बुलाया जाए यहाँ पे कुछ करने के लिए और वो 2 कदम का फासला अगर हम तय कर लिए अपनी खुशी से, तो वो आपकी पहली सफलता है। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू प्रियंका मेरा साथ देने के लिए। यहाँ पे करना क्या है, इस व्यक्तित्व की परिभाषा को हमको इनको समझाना है। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे कुछ चीजें हैं। हम लोग, हाँ, ये जादूगर की थैली से कुछ ना कुछ निकलता रहेगा बीच बीच में। हाँ, ये क्या है? ये पेंसिल। ठीक, प्रियंका से पूछ लेते हैं कि इसका यूज क्या है। ठीक है प्रियंका, इसका क्या यूज है? लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, सब लोगों ने किया हुआ है। ओके, कितने टाइप की पेंसिल्स, कितने कंपनी की पेंसिल्स आप लोग जानते हो? अप्सरा, डोम्स, नटराज और बस कैमलिन। फन आ गया है आज तो एक और नया पेंसिल, और कैमल और डॉम्स। ओके, और बेस्ट कंपनी कौन सी है? सबके लिए अलग अलग है आई थिंक, है ना। कोई नटराज बोल रहा है, कोई डोम्स बोल रहा है, कोई अप्सरा बोल रहा है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए मेरे पास ऐसे ही कुछ अच्छी कंपनी की पेंसिल्स यहाँ पे है। प्रियंका को इसका यूज पता है कि इसको हमको क्या करना है, किस लिए यूज होता है ये? लिखने के लिए। ठीक है, और प्रियंका को मैं पूछ लेता हूं कि आपकी फेवरेट कंपनी की पेंसिल कौन सी है? कौन सी है प्रियंका? सो द फेवरेट पेंसिल ऑफ प्रियंका, जो उसको पसंद थी, मैंने उसको दे दी। उसका यूज क्या है उसको पता है। ठीक है, नाउ प्रियंका, कैन यू यूज दिस पेंसिल? आप इस पेंसिल को यूज कर सकते हो अभी? नहीं सर, अभी क्या करना पड़ेगा इसको? छिलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? छिलना पड़ेगा। बट पेंसिल तो बहुत सुंदर थी। पेंसिल जो मैंने इसको दिया हो तो उसकी बहुत फेवरेट कंपनी की थी, अच्छी कंपनी की थी, सबसे सुंदर पेंसिल थी, सबसे अच्छी पेंसिल थी। फिर क्यों उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका? क्योंकि उसको छिलना पड़ेगा। छिलने में कष्ट नहीं होगा क्या? तो क्यों कष्ट देंगे उस पेंसिल को? क्योंकि बिना कष्ट दिए वो उपयोग के लायक नहीं हो पाएगी। होगा ऐसा? तो सोचो कि जब एक पेंसिल को, एक निर्जीव वस्तु को आपको उपयोगी बनाना है, उसके लिखने के लायक बनाना है, तो आपको उसको छिलना पड़ रहा है, उसको परिष्कृत करना पड़ रहा है, उसको एक कटर से कष्ट देना पड़ रहा है। तो फिर हम तो सजीव वस्तु है ना, हमारे अंदर तो एक जीवात्मा है ना। तो हमको क्या अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए एक परिष्कार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, है ना। और परिष्कार की प्रक्रिया वास्तव में कष्टदायक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि अगर आइए हम लोग यहां पर 1 घंटे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कितने लोग खुशी खुशी कर पाएंगे? वेरी गुड, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। अगर अब मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे हम लोग मस्त 1-3 घंटे की मूवी देखते हैं, कितने लोग खुशी खुशी कर पाएंगे? सब लोग करेंगे ना। तो ये कष्टदायक है, लेकिन किसमें आपको फायदा होगा? मेडिटेशन में फायदा हो। तो हमको वो चीज चुननी पड़ेगी जो हमारे पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, ये आपके लिए गिफ्ट है, आप लेके जाइए इसको। तो ये पर्सनालिटी, इस इमेज में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक मूर्ति है, उस मूर्ति में जो मनुष्य है वो छीनी और हथौड़ी लेकर के अपने आप को कष्ट देकर के निखारने की कोशिश कर रहा है, एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है। यही परिष्कार की प्रक्रिया है। ठीक है, कि हमको अपने कुछ आवरणों को हटाना पड़ेगा। कौन से आवरण? जो हमारे अंदर चाहे अनचाहे आ गए। कैसे आ गए हैं इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है, विकास, निर्माण और परिष्कार। ये तीनों एक ही है कि अलग अलग है?
ये विकास, निर्माण, व्यक्तित्व विकास हम बोलते हैं, व्यक्तित्व निर्माण हम बोलते हैं, व्यक्तित्व परिष्कार हम बोलते हैं। ये तीनों चीजें एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है। कौन बताएगा कि ये क्यों अलग अलग है? चलिए ठीक, मैं बताता हूं कि ये कैसे अलग अलग है या एक्चुअल में इनकी परिभाषा क्या है। मनुष्य जब जन्म लेता है, जब हम सब जन्म लेते हैं तो हम एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है। वो शिशु किसकी तरह होता है? एक साफ ग्लास में आप साफ पानी ले लीजिए, कांच के ग्लास में, देखेंगे कैसा होता है, वो एकदम साफ होता है। हम जब बच्चे थे तब भी वैसे ही थे, एकदम साफ थे। हमारे अंदर क्या था? गुण थे, दुर्गुण थे, सद्गुण थे, क्या था? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारे अंदर कुछ अच्छी गुण या कुछ बुरे गुण हमारे अंदर प्रवेश करते चले। तो अब जो अच्छे गुण हैं वो तो सद्गुण बन गए, वो संस्कार बन गए, और जो बुरे गुण हैं वो क्या बन गए? वो कुसंस्कार बन गए। तो क्या इन कुसंस्कारों को हटाना नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा, है ना। तो यही वो परिष्कार की प्रक्रिया है, यही वो बाह्य आवरणों को, मलिन आवरणों को हटाना है जो यहां पर वो मूर्तिकार करने की कोशिश कर रहा है, छीनी और हथौड़ी को लेकर, ठीक है। तो विकास क्या है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा विकास हो रहा होता है। या तो हम सद्गुणों का विकास कर रहे होते हैं या फिर हम अपने अंदर दुर्गुणों का विकास कर रहे होते हैं। तो ये विकास की प्रक्रिया है। निर्माण हमारे व्यक्तित्व का हो रहा होता है जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं। सद्गुणों से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है और दुर्गुणों से बुरे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है। अब परिष्कार की प्रक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको उन सद्गुणों और दुर्गुणों को अपने अंदर देख करके दुर्गुणों को हटा करके सद्गुणों का विकास करना होता है। ये परिष्कार की प्रक्रिया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? परिष्कार की प्रक्रिया, रिफाइनमेंट की प्रक्रिया है ना। क्योंकि सोना जब मिट्टी के खदान से, जब कोई खदान से निकलता है तो वो सोना नहीं होता है। कैसा होता है वो? कैसा होता है? एक पत्थर की तरह होता है, काले पत्थर की तरह होता है। उस पत्थर को मैं आपको ला करके दूं कि ये सोना है, आप अपने गले में आभूषण के रूप में ग्रहण कर लो, करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है। तो उस काले पत्थर को भी सोना बनने के लिए एक परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसको आग में तपाया जाता है, जलाया जाता है, उसको ठोका जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको तराशा जाता है, तब जाकर के वो क्या बनता है? वो सोना बनता है, वो आभूषण बनता है ना। तो वो भी एक निर्जीव वस्तु है, और उसको भी अगर मूल्यवान बनना है तो एक परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम सब मूल्यवान कैसे बनेंगे? तो हमको ये परिष्कार की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस दिन हम अपने आप के प्रति जागृत होते हैं उस दिन हमारा स्वाभिमान जागता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, इसके पीछे ध्यान से सुनना। कि एक जंगल में एक शेरनी थी, ठीक है। वो जो शेरनी है वो गर्भवती थी। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। वो शिकारी उस पे तीर चलाता है, बाण चलाता है, और वो जो शेरनी थी, गर्भवती थी, वो मर जाती है। लेकिन मरने के पहले वो अपने शावक को जन्म देती है। वो जो शावक था वो उस जंगल में अकेला हो जाता है। तभी वहां पे एक हिरणों का झुंड आता है, और वो देखता है कि यार हम अगर शावक को नहीं बचाएंगे तो ये शावक मर जाएगा, कोई ना कोई जंगली जानवर आके इसको खा जाएगा, तो हम इसको बचा लेते हैं, इसको अपने साथ पाल लेते हैं। उनको उस पर दया आ जाती। तो वो जो शावक है, वो जो शेर का बच्चा है, वो उन हिरणों के साथ पलने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो अगर हिरणों के साथ वो पलता है तो क्या होगा? वो भी हिरणों की तरह ही बन जाता है। वो हिरणों की तरह इधर उधर उछल कूद करने लगता है, हिरणों की तरह ही घास खाने लगता है, हिरणों की तरह ही सारी चीजें, एक्टिविटीज करने लगता है, ठीक है। अब वो शेर जो है धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। थोड़े दिनों बाद उस जंगल में एक और बड़ी घटना होती है। क्या? कि वहां पर एक शेरों का झुंड आता है, और वो शेरों का झुंड उन हिरणों के झुंड पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। अब वो शेरों का झुंड उन हिरणों के झुंड पे जब आक्रमण करता है तो सभी हिरण इधर उधर भागने लगते हैं, शेरों और उन हिरणों के साथ में वो जो शेर का बच्चा है वो भी भागने लगता है। तो शेरों को ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है यार कि ये हिरण भाग रहे हैं, देखकर तो समझ में आता है
कि जो शेर है वो हमें देख करके क्यों भाग रहा है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इन हिरणों को जाने दो, शेर के बच्चे को पकड़ करके लाओ, उससे पूछेंगे कि वो क्यों भाग रहा है। उसको पकड़ करके लाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू हमें देखकर क्यों भाग रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, हिरण हूं। तो शेरों को लगता है यार इसको कुछ लगता है कि ये भूल गया है अपने आप को, तो वो उसको लेकर के जाते हैं कहाँ, एक तालाब के किनारे। क्यों लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, ताकि वो उसका फेस, उसको चेहरे को उसमें पानी में दिखा सके। ठीक, लेकर के जाते हैं और उसको दिखाते हैं और पूछते हैं कि बता कि तू किसके जैसा दिख रहा है, हिरण के जैसा दिख रहा है कि शेर के जैसा दिख रहा है। तो उस दिन वो जो शेर का बच्चा है वो देखता है और क्या देखता है कि मैं तो किसके जैसा दिख रहा हूं, मैं शेर के जैसा दिख रहा हूं, तो मैं हिरण नहीं हूं, मैं क्या हूं, शेर हूं। तो उस दिन वो जोर से दहाड़ता है, उस दिन वो जोर से दहाड़ता है, क्योंकि वो अपनी दहाड़ क्या था, भूल गया था। वो अपनी दहाड़ क्या था, भूल गया था। उस दिन उसको दहाड़ याद आती, उस दिन याद आता है कि मैं क्या हूं, मैं शेर हूं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये शेर होने का भाव, ये युवा होने का भाव और ये जो स्वाभिमान जागृत होने का भाव है, ये जिस दिन आता है उस दिन हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं, उस दिन हम अपने प्रति जागृत होते हैं। कि हमको अपने व्यक्तित्व को क्यों परिष्कृत करना है, एक तो ये कहानी याद रखना कि आपके स्वाभिमान का जागरण जरूरी है आपके जीवन में। और दंगल मूवी सबने देखी थी, ठीक है। दंगल मूवी में किस दिन उन बच्चों को लगता है, पहले तो ये लगता है कि जो मेरे पापा हैं वो मुझ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, है ना, एक गाना भी है अत्याचार वाला, उस पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, और कि हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को क्यों इतना प्रैक्टिस कराते हैं। तो वो कौन सा क्षण था जिस दिन उनको स्वाभिमान जागृत होता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कौन सा क्षण था बताओ तो, कोई एक खड़ा करके, हाथ खड़ा करके बताओ, कोरस में नहीं समझ में आता है, ठीक है, हाँ बताइए सर। एक्सीलेंट, ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। जब वो बच्चे अपनी फ्रेंड की शादी में जाते हैं और वो बोलती है कि तुम तो खुशनसीब हो कि तुम्हारे पापा ये करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वरना मैं तो क्या करने वाली, मेरी तो शादी होने वाली है और मेरे जीवन तो अब शायद नर्क बनने वाला है, ठीक है। तो ये स्वाभिमान जागरण की कहानी है। ऐसा ही स्वाभिमान जागृत होता है किसमें, जब आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी। सुपर 30 मूवी में किस दिन उसको लगता है कि यार मुझे कुछ और कार्य करना है, मैं इसके लिए नहीं आया हूं इस संसार में। कौन सा वो क्षण था बताओ, हाथ खड़ा। कब उसका स्वाभिमान जागृत होता है कि मुझे वो जो कोचिंग वाली संस्था में वो काम कर रहा था उसको छोड़ करके अब मुझे कुछ और करना है, बताइए। अरे आप बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। नाम क्या आपका? शैलेश, है ना। शैलेश ने मूवी को बहुत बारीकी से पकड़ा है है ना, मूवी तो देखते हैं बट इन मूवीज में यही वो क्षण होते हैं जब वो किसी और के स्वाभिमान को जागृत करते हैं या फिर वो हमारे स्वाभिमान को जागृत करते हैं, ठीक है। जो लास्ट शुरू की लाइन जो मैंने आपको आज बताया ना कि चले नजीर वाला, वो लाइन मैंने कल पढ़ी थी। और कौन सी बुक से पढ़ी थी? शिव खेड़ा की जो बुक है ना, जिन्होंने जीत आपकी बुक लिखी है। कितने लोगों ने पढ़ी इस बुक को? जीत आपकी, यू कैन विन। किसी ने नहीं पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी? एक ही हाथ उठ रहा है बस। तो ये हमारे आज के युवा हैं जो किस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कि हम उस बुक को नहीं पढ़ते हैं जो हमको सफलता की तरफ अग्रसर कर सकती है। हम एक अच्छी बुक्स जो हमको डायरेक्शन दे सकती है अपने जीवन में, क्यों हम उस पुस्तक को नहीं पढ़ते, ठीक है। तो चलिए, उस बुक से मुझे ये लाइन मिली थी। और वैसा ही स्वाभिमान जिस दिन जागृत होता है उस दिन हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा करने के प्रति आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइन लिखी है, एक आईने में एक बच्चा दिख रहा है आपको, जो हम रोज करते हैं, हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, जिस चेहरे को हम आईने में देखते हैं वो चेहरा हमको फिर से कहां दिखता है?
अगर अपने अगल बगल देख लीजिए, आपके सेम नक्श वाला, सेम चेहरे वाला, सेम फिंगरप्रिंट्स वाला, डीएनए वाला कोई मिल जाए तो बताइए मुझे, क्यों नहीं दिखता है वो सेम आदमी, वो सेम चेहरा, वो सेम क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भगवान ने हमारे जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। इस अद्वितीयता को, इस यूनिकनेस को हमको पहचानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या लाइन लिखी हुई है देखो तो, कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। चाहो तो इस लाइन को आप अपने दर्पण पे लगा करके रखना और रोज सुबह इस लाइन को पढ़िए, यह आपको स्वाभिमान जागृत करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी के बारे में आप लोग को लगभग सर ने बता दिया है कि पर्सनालिटी क्या है। तो ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है। सेल्फ आइडेंटिटी कैसे है कि हम सब किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। आप लोगों में से यहाँ पे कोई ना कोई हेड होगा अपने कॉलेज का, है क्या सर? हेड बॉय, हेड गर्ल नहीं बना, डिपार्टमेंट के होते हैं, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई एक है हेड। ठीक है, या फिर अगर हम किसी एनएसएस का ग्रुप ले लें या उसका कोई एक हेड होता है। आप लोग जब स्कूल में रहे हो तो हेड बॉय हेड गर्ल बनते थे। ठीक है, किसको बनाते थे हेड बॉय हेड गर्ल? जो कोरस में बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, कोई हाथ खड़ा करके बोलो। हाँ हाँ, या जिसका परसेंट ज्यादा होता था, या सबसे जो बुद्धिमान, जो सबसे पढ़ाकू, जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला, या कहना चाहिए कि क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, उसको हम हेड बॉय बनाते या हेड गर्ल बनाते। एक दूसरा भी चलन होता है कि जो सबसे क्लास का बदमाश बच्चा हो उसको हेड बॉय या हेड गर्ल बना दो क्लास का, कि वो सभी बच्चों को शांत करके रखे। ठीक है, तो ये जो दो परिभाषाएं आप लोगों ने निकाली कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, ये कैसे निकाली है परिभाषा? खुद से बना लिया? खुद से आपको एक सपना आ गया कि वो बच्चा ऐसा है? नहीं, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? ये हुआ उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनके आपके साथ उठने बैठने से, आपके व्यवहार से आपने ये पता लगाया कि वो ऐसा है। तो ये उसका व्यक्तित्व था जो आपने पहचान लिया। अब हम यहाँ पे एक ये भूल कर जाते हैं कि हम अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरे बारे में भी कोई ऐसी विचारधारा अब बना रहा है। ठीक है, अब क्यों मैंने यहाँ पे ज्यादा जोर देकर के बोला, क्योंकि अब ये जो समय है ना, अब ये पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने का समय है। आप जब बचपन में लिखते थे तो आपको क्या दिया गया था? क्यों दिया गया पेंसिल? क्योंकि हम उसमें अगर कोई गलती हुई तो उसको मिटा सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए, क्लास 3-4 में पहुंच गए, तो आपको क्या दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि अब आपकी गलतियां जो है वो मिटाने लायक नहीं है। अब आप जो गलती करोगे उसकी सजा आप खुद भुगतोगे और उसको काटना पड़ेगा। और आप अब जो गलती करोगे उसकी सजा न केवल आपको भुगतनी पड़ेगी, अब उसकी सजा आपके माता पिता को भी भुगतनी पड़ेगी, और अब आप उसकी सजा इस समाज को भी भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए आप उस एज में हो, उस कैटेगरी में हो जिस एज में हमको अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे एक छोटा सा एक रिसर्च है, वो क्या कहता है कि जब हम 18 इयर्स के एज में आते हैं, 18 इयर्स के एज में हम कौन सी क्लास में होते हैं? 12th में, है ना? 17-18 में हम 12th में होते हैं। तो ये जो 18 इयर्स से लेकर के अगले 10 साल हैं, ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 10 साल में या तो आप ये 10 साल अच्छे से मेहनत कर लो अपने लिए, क्योंकि अगर आप इस 10 साल में जो करोगे, इस 10 साल में अगर आपने बहुत मेहनत कर ली, अच्छा कर लिया, तो इसका जो फ्रूट, इसके जो फायदे हैं, इसके जो फल है, वो आप अगले 40 साल तक भुगतोगे। तो अगर आपने अच्छा किया, अपने प्रति इस 10 साल में मेहनत कर ली, तो आप अगले 40 साल सुकून की जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीने वाले हो। लेकिन अगर ये 10 साल आपने एंजॉयमेंट में, ये 10 साल आपने इधर उधर की चीजों में वेस्ट कर दिए, तो अगले 40 साल आप इसी 10 साल की सजा भुगतने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि 10 साल हमको क्या करना।
अब ये कार्यशाला क्यों बार बार हम आयोजित करते हैं, इसका रीजन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिविनिटी इज द अल्टीमेट एम ऑफ द पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम। कि जो स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक दिव्य आत्मा है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम जब जन्म लिए थे तो हमारी आत्मा एकदम शुद्ध थी, दिव्य थी। उस दिव्यता को बनाए रखना किसका काम था? एजुकेशन का काम। हमको जो एजुकेशन मिल रही है वो एजुकेशन इसीलिए होनी चाहिए कि हम उस दिव्यता को बना करके रखें, ठीक है। लेकिन अभी जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो केवल डिग्री के लिए ले रहे हैं, है ना। क्योंकि इस एजुकेशन से अगर हमको ये दिव्यता मिल जाती तो आज के समय में हम जितनी चीजें देख रहे हैं वो नहीं होती। आज हमको हमारे अंदर क्या क्या चीजें भरी पड़ी है बताओ भला। क्या हमारे अंदर गुस्सा नहीं है, क्रोध, एंगर? उस एंगर को हम कितना कंट्रोल कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एजुकेशन में कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा कि उस एंगर को कैसे कंट्रोल कर। चिड़चिड़ापन, दूसरों से चिढ़ना, दूसरों के उन्नति से जलना, ये चीजें हमारे अंदर है कि नहीं? ये कहां से आई? ये एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जा रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल करना, है ना। एक दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तीसरे को मारने के बारे में बातें कर रहे हैं। होता है ये? हो रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एजुकेशन में इन चीजों को नहीं सिखाया जा रहा है कि हम एक दूसरे से प्यार कैसे करें, सद्भाव कैसे रखें, समभाव कैसे रखें। समझ में आ रहा है ना। तो ये एजुकेशन का पार्ट था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम रखने की कोशिश की जा रही है कि पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम के जरिए बच्चों को समझाया जा सके कि वो सारी चीजें जरूरी है हमारे व्यक्तित्व के लिए। व्यक्तित्व क्या है और कैसे बनता है, किन चीजों से परिलक्षित होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको दिख रही, कौन कौन सी? चिंतन, चरित्र और व्यवहार। मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है और उसका चरित्र वैसा ही बन जाता है। सुना है ये स्टेटमेंट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें? सोचना, व्यवहार करना कि चरित्र? हाँ, सोचना, थिंकिंग, है ना। मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही व्यवहार करता है, उसका चरित्र वैसा ही बन जाता है। क्यों सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। कैसे? एक रेस में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है। एक रेस में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं और उस रेस में कितना घोड़ा जीतेगा? एक घोड़ा जीते, ठीक है। अब मेरी इच्छा हुई कि मैं उस घोड़े को दूसरे दिन फिर दौड़ाता हूं, ठीक है। मैंने उस घोड़े को दूसरे दिन फिर से दौड़ाया, उसी ट्रैक पे दौड़ाया, लेकिन वो घोड़ा नहीं जीता। बताओ क्यों नहीं जीता? उसकी मर्जी। क्यों नहीं जीता बताओ? वो घोड़ा दूसरे दिन क्यों नहीं जीता? अगेन हाथ खड़ा करके ही बताना, वो घोड़ा क्यों नहीं जीता? उसके अंदर जीतने का भाव खत्म हो गया था। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन घोड़े ऐसा सोचते नहीं है, ध्यान रखना। जानवरों के अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती है कि वो सोचे कि आज मुझे दौड़ना है, आज मुझे नहीं दौड़ना है, आज मुझे खाना है, आज मुझे नहीं खाना है। तो भूख लगेगी तो वो खा लेगा, है ना। चलिए ठीक। और कोई आंसर? ठीक है। हाँ, कोई टीचर्स में से कोई आंसर देगा? सर ने एक बताया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था, बट जानवरों में ये भी नहीं होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। वो इतना नहीं सोचते हैं। वो घोड़ा इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसके ऊपर से मैंने घुड़सवार को हटा लिया था। बोला क्यों नहीं तो? सोचे यही थे, यही बात थी कि उसके ऊपर से जो घुड़सवार जिसने उसको जिताया था, जिसने उसको चाबुक लगाया था, जिसने उसको ट्रेंड किया था, उस घोड़े के ऊपर से जब वो घुड़सवार हट गया तो घोड़ा जीतेगा कैसे? घोड़े को क्या पसंद है? घास खाना, चना खाना, ठीक है। तो वो जब घोड़सवार, जब मैंने अगले दिन घोड़े को दौड़ाया तो वो घास खाने लग गया, ठीक है। अब इसको रिलेट करना अपने आप से, अब इसको रिलेट करना अपने आप से कि ये हम हैं, ये घोड़ा और कोई नहीं है, ये हम हैं, ये हमारा मन है। और हमारा मन वही चीज करता है जिसमें हमको मजा आता है, जिसमें हमारा मनोरंजन होता है, ठीक है।
और हम उन चीजों को नहीं करते हैं जिसमें हमको कष्ट होता है। और वो चाबुक है, वो कंट्रोल जो हम अपने मन पे कर सकते हैं। हमारे मन को मजा आता है कि हम मोबाइल में 2-3 घंटे आराम से टाइम पास करें, है ना, या फिर वो मोबाइल ऐसा आकर्षक बनाया गया है, वो चीजें ऐसी आकर्षक बनाई गई है कि हम उसके खिंचाव में, उसके कंट्रोल में रहते हैं, बजाय कि हम अपने मन को अपने आप से कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये वो ध्यान रखना है कि हम सोचते वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, एक स्टोरी ध्यान से सुनना यहाँ पे, कि एक राजा जो था वो अपने राज्य में, नगर के बाहर एक बहुत सुंदर उद्यान का निर्माण करता है, बगीचे का निर्माण करता है। उस उद्यान में वो सारी फैसिलिटीज देता है, अच्छे अच्छे जिम के इक्विपमेंट लगाता है जहां पे लोग एक्सरसाइज कर सके। वहां पे वो ध्यान करने के लिए एक पिरामिड के शेप का बहुत सुंदर मंदिर बनाता है जहां पे लोग ध्यान कर सके। वहां पे बहुत सुंदर गार्डनिंग वो करता है, अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाता है। वहां पे वो सारी सुख सुविधाएं ऐसी प्रदान करता है जो वहां पे गार्डन में आप इमेजिन कर सकते हो, जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अब वहीं पे उसने एक पहरेदार को रखा और उसको कहा कि मैं 1 महीने बाद वापस यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे उद्यान में जो भी कोई आएगा उसको आने देना, और मैं 1 महीने बाद तुमसे पूछूंगा कि यहाँ पे कौन कौन आया था और उसने क्या क्या कहा, फीडबैक लूंगा इस उद्यान का। ठीक है, तो ठीक है, वो 1 महीने बाद वो राजा वापस आता है और पूछता है उससे। तो वो पहरेदार बताता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक साधु आया था, एक संत आया था। उस संत को ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो यहाँ पे पिरामिड वाले मंदिर में बैठ करके आराम से मेडिटेशन किया। जाते समय उसने कहा राजा को धन्यवाद देना, ये जगह बहुत अच्छी है, ये नगर से दूर है, शोर शराबे से दूर है, मैं यहाँ पर आराम से ध्यान कर सका। यहीं पर कुछ चोर आए थे, उन चोरों को ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये जो जगह है ये नगर से दूर है, यहाँ पर हमने अपने चोरी किए हुए सामान को छुपाया और उसको आराम से वापस लेकर के चले गए, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं था। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए थे, विद्यार्थी आए थे, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर बैठ करके वो आराम से पढ़ाई कर सके, शोर शराबे से दूर थी ये जगह। यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन, संगीत सीखने वाले आए थे, उनको भी ये जगह अच्छी लगी क्योंकि वो यहाँ पर बैठकर आराम से अभ्यास कर सके। यहाँ पर कुछ जुआरी भी आए थे जिनको ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर वो आराम से बैठ के जुआ खेल रहे थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था। अब बताइए, सबके लिए जगह तो एक ही थी, डिफरेंस किस चीज का था? सोच का। ठीक है, तो ये डिफरेंस सोच का था कि हम दी हुई चीजों को उपयोग कैसे करते हैं। हम सबको सभी चीजें कॉमन मिली, हमको शरीर एक जैसा मिला हुआ है, हमको 24 घंटे वही मिले हैं, हमको सूर्य का प्रकाश वही मिला है, हमको वही दिन वही रात मिले हैं, लेकिन कोई इन चीजों को उपयोग करके सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करता है और कोई इन्हीं चीजों को दुरुपयोग करके असफलता के गर्त में भी चला जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे उपयोग करना है ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारी सोच है, सोच को उत्कृष्ट करिए, चिंतन को उत्कृष्ट करिए। चिंतन उत्कृष्ट कैसे होगा उसको हम आगे देखेंगे। व्यवहार के लिए एक बात ध्यान रखो कि कभी दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है ना। आपको पसंद नहीं कि कोई मेरी बुराई करे तो आप दूसरों की बुराई मत करिए। ये सब व्यक्तित्व का पार्ट है, ये कैसे हमको सीखना है, ये डायरेक्शन है कि हम उसको कैसे और क्यों करें, है ना। आप दूसरों के साथ व्यवहार मत करो। आपको लगता है कि कोई मुझे गाली दे, मुझे कष्ट होता है, तो आप दूसरों को गाली मत दो। अगर आपको लगता है कि कोई मेरी चुगली करे, मुझे पसंद नहीं है, तो आप दूसरों की चुगली मत करो। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ना। तो ये व्यवहार है। और चरित्र कैसा हो, तो चरित्र के लिए स्वामी विवेकानंद जी की एक स्टोरी मुझे याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों में जाते थे तो उनका पहनावा आप लोगों ने देखा है ना। एक बढ़िया सा केसरिया कलर का वस्त्र लपेट करके, सर पे एक बड़ा सा साफा लगा करके विदेशों में जाते थे और अपने लेक्चर्स देते थे। तो वहां पर जब वो लेक्चर्स देते थे तो वहां के विदेशी उनसे कहते थे कि स्वामी जी आप ये कैसे यूनिफॉर्म पहन करके आ जाते हो, कैसे ड्रेस पहन करके आ जाते हो, आप इतने अच्छे लेक्चर देते हो, आपको तो सूट बूट पहनकर, टाई पहन करके लेक्चर देना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे उनसे कि इन यूर कंट्री टेलर्स मेक्स द मैन, कि आपके देश में जो दर्जी है वो आपको बनाता होगा, बट इन अवर कंट्री अवर कैरेक्टर मेक्स द मैन। लेकिन हमारे देश में हमारा
व्यक्तित्व, हमारा चरित्र जो है वो हमको बनाता है। तो हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारे चरित्र से हमारे युवा पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो इस स्वामी विवेकानंद जी की इस स्टोरी को ध्यान में रखो और अपने चरित्र के पीछे आपको चिंतन करने की जरूरत है। एक और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, इसके लिए क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीवन लक्ष्य, कि जब तक आप अपने जीवन में लक्ष्य को तय नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहो। होगा कि नहीं ऐसा? कितने लोग मानते हैं सही है? बाकी लोग नहीं मानते। अब देखो यहाँ पे हम मनवाते हैं उनसे। ठीक है, जैसे कि लक्ष्य, कितने लोगों ने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों से मैं पूछूंगा, एक दो करके आप बताइए। यस, क्या तय है, क्या जीवन का लक्ष्य आपने तय किया है? हाँ, मिलेनियर बनना है। वेरी गुड, बैठिए, ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। यस, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर पढ़िए। वेरी गुड बेटा, टीचर बनना, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप। टीचर, जीवन का लक्ष्य हमने कुछ ना कुछ तय कर लिया है ना? नहीं किया है तो क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। एक वॉलंटियर यहाँ पे मुझे चाहिए जो इसको समझाने के लिए मुझे हेल्प करे। फिर से प्रीतम, प्रीतम है यहाँ पर मेरे साथ में। प्रीतम के साथ फिर से हम यही समझेंगे कि अगर आपने लक्ष्य तय नहीं किया है, और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्यों जरूरी है, इसको धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, प्रीतम मैं आपको कुछ डायरेक्शंस दूंगा, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए। यस, आप जाओ, जाओ, उधर मत जाओ, उधर मैडम लोग हैं। जाओ, जहां मन करता वहां जाओ। अरे अभी कार्यशाला खत्म नहीं हुई, उधर मत जाओ। और कहाँ जाना है, जाओ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और जाओ, इधर हो के आ जाओ। आप किस विभाग के हो? किस किस विभाग, मतलब सर? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को ना, केमिस्ट्री के यहाँ पे सर हैं क्या? ओके सर को प्रणाम कर सकते हैं? बिल्कुल, करके आ जाइए। ठीक है, अब आपको बनना क्या है लाइफ में? एक अच्छा व्यक्ति बनना है। एक बार जोरदार ताली बजा दो यार आप। ये आंसर पहली बार मुझे किसी कार्यशाला में किसी ने कहा है कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप कितने भी अच्छे टीचर बन जाओ, कितने भी आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कितने भी अच्छे कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए तो वो सारी चीजें व्यर्थ है। आपने जो लक्ष्य सोचा है प्रीतम, वो लक्ष्य कहीं और नहीं है, आप जिस सीट पे बैठे थे वो जगह है। ठीक है, और आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप कहां से स्टार्ट करो? सरस्वती मां से स्टार्ट करिए, वहां पे जाइए। अब आप वहां पे जाना है आपको। ठीक है, चलो जाओ। हाँ, अब कोई उसके दिमाग में कहीं पे कुछ शंका थी, कहां जाना है? पहले थी ना? पहले थी, और वो किसके कंट्रोल में था? पहले किसके कंट्रोल में था? वो मेरे कंट्रोल में था, कि मैं उसको जहां चाहूं वहां वो जा सकता था। मैंने उसको कहा उधर नहीं जाना, वो उधर नहीं गया। मैंने कहा इधर नहीं जाना, इधर नहीं कहा। मैंने उसको कहा कि सर को प्रणाम कर लो, उसने प्रणाम कर लिया। ठीक है, प्रणाम करना अच्छी बात थी, बट आपके आसपास अब चीजें ऐसी है जो आपको कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है ना? और कौन कौन सी चीजें कंट्रोल कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं? तो अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करोगे और उसकी डायरेक्शन में नहीं बढ़ोगे, तो ऐसी आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप उसे मोबाइल बोलो, चाहे उसे आप नशे का जाल बोलो, चाहे इस उम्र में जो होता है उसका जाल बोलो, ये सारी चीजें आपको
आपके डायरेक्शन से बदल करके किसी और डायरेक्शन में ले जाने के लिए काफी है। ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के समय में वो होती है मोबाइल में, है ना। उसको ध्यान से समझ लेना कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और हमको उससे बचने की क्यों जरूरत। आप मोबाइल में रोज यूट्यूब देखते हैं, रोज फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, चलाते हैं नहीं, कुछ लोग चलाते हैं कुछ लोग नहीं चलाते हैं, ठीक है। यूट्यूब तो देखते हैं, है ना। यूट्यूब में आप लोग जो चीजें देखते हो अगले दिन आपको कौन से कंटेंट दिखते हैं आपके मोबाइल पे, सेम वही कंटेंट दिखते हैं। मैं रोज उसमें मोटिवेशनल स्पीच ढूंढता हूं, देखता हूं, तो मुझे अगले दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की ही चीजें दिखती। ठीक है। आप अगर गाने सर्च कर रहे हो तो रोज आपको गाने ही दिखेंगे। आप उसमें गेम सर्च कर रहे हो तो रोज आपको गेम्स ही दिखेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? मोबाइल तो सबका अलग अलग है, यूट्यूब तो सबके अलग अलग है मोबाइल पे, फिर सबके अलग अलग इंटरेस्ट की चीजें आपके मोबाइल पे कैसे आ रही? मेरे मोबाइल में गेम्स नहीं आता है, मेरे मोबाइल में कोई दूसरी चीज नहीं आती दिखने के लिए सामने। ऐसा क्यों होता है, किसको पता है? हाँ, हर एक सॉफ्टवेयर पे एआई नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिथम सेट करता है। एग्जैक्टली। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक बार इनके लिए कि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए, चलाने के लिए हजारों लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगाए गए हैं कि आप इन चीजों को युवाओं को ऐसे ही परोसो जो वो देखना चाहते हैं। जो चीजें वो देखना चाहते हैं उनके मोबाइल पे वही चीजें दूसरे दिन दिखनी चाहिए। तभी तो वो 15 मिनट के लिए मोबाइल निकाल रहा है, लेकिन 3 घंटे उसके मोबाइल में वेस्ट होने चाहिए। हो रहा है ना ऐसा? हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि वो हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। और जीवन लक्ष्य को हमने समझा। जीवन लक्ष्य में आप एक चीज को हमेशा ऐड कर देना, जो भी आप बनना चाहते हो उसके सामने एक अच्छा वर्ड जरूर लगा के रखना, क्योंकि हमारे देश में हर चीज है। हमारे देश में आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, हर कोई है, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर वो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता है। और वही हो रहा है ना, कितने पैसे निकल रहे हैं सबके यहां से अभी, है ना। तो ऐसा होगा, अगर आपने अच्छा वर्ड नहीं लगाया तो हम उसके जो व्यक्तित्व अच्छा बनने की बात उसने कही वो नहीं हो पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आत्मोन्नति के 4 चरण हैं, 4 स्टेप्स हैं। अगर आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाना है तो ये 4 सीढ़ियों से आपको चढ़ना पड़ेगा। पहला क्या है? पहला क्या है? सेल्फ एनालिसिस। उस दिन आपको सर ने एक कहानी सुनाई होगी ब्रह्मा जी की, याद है ब्रह्मा जी की कहानी? ब्रह्मा जी की 2 थैली वाली कहानी, ठीक है। चलिए उस कहानी पे हम लोग बाद में आएंगे। पहली कहानी ये है कि एक राजा था, वो राजा अपने राज्य में बहुत सारे चित्रकारों को बुलाता है, ठीक है। बहुत सारे चित्रकारों को बुलाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। उस प्रतियोगिता में वो बोलता है कि मुझे एक ऐसे चित्र चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा शांति हो, सबसे ज्यादा सुकून हो, ठीक है। मतलब ऐसा चित्र आप बनाओ जिसको देख करके मन शांत हो जाए, जिसको देख करके लगे कि ये जो चित्र है ये बहुत ही शांति प्रिय चित्र है, ठीक है। तो सभी चित्रकार बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। और उसके बाद फिर राजा उसको देखता है तो राजा का भी सिर घूम जाता है कि यार इसमें से मैं बेस्ट पेंटिंग किसको बोलूं। किसी ने बहुत सुंदर पहाड़, बहुत सुंदर नदियां जिसमें देखते ही आपका मन शांत हो जाए ऐसा चित्र बनाया। किसी ने रात में एक दीपक जलते हुए को बनाया कि इसको देख करके कोई एक मेडिटेशन कर सकता है, ये उसने पेंटिंग बनाई। किसी ने बनाया एक जो महात्मा बुद्ध है वो एकदम शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं, उसको देखकर शांति का हमको अनुभूति होती है, ऐसा पेंटिंग बनाया। ये सारी पेंटिंग बहुत सुंदर थी। अब इन सब पेंटिंग्स में से राजा को अच्छी पेंटिंग चुनने के लिए अपने गुरु को बुलाना पड़ा। उसने अपने गुरु को बुलाया और बोला कि गुरुदेव मुझे बताओ कि इन सब में सबसे सुंदर पेंटिंग कौन सी है जो सच में शांति का द्योतक है। तो उनके गुरु एक ऐसी पेंटिंग को चुनते हैं जिस पेंटिंग में बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा होता है, ठीक है। खूब आंधी चल रही, खूब एकदम लहर उछाल मार रहे हैं, खूब पत्ते उड़ रहे हैं, इधर उधर पेड़ हिल रहे हैं
और एक घर है, उस घर में एक इंसान जो है वो उस खिड़की से झांक रहा होता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने इस पेंटिंग को सबसे शांत क्यों कहा। तो उस गुरुदेव ने उसका आंसर दिया, गुरु ने, कि ये पेंटिंग सबसे ज्यादा शांत इसलिए है क्योंकि इसके बाहर बहुत कोहराम मचा हुआ है, बाहर बहुत हलचल मची हुई है, लेकिन जो इंसान खड़ा हुआ है वो इंसान बहुत शांत भाव से खड़ा हुआ है। जो खिड़की से बाहर झांक रहा है उसके अंदर कोई हलचल नहीं, उसके अंदर कोई व्यथा नहीं है, उसके अंदर कोई अनुभूति नहीं है, वो शांत है, उसको कोई हलचल नहीं है उन सब चीजों से, उसको कोई प्रभाव नहीं है उस तूफान का। तो ये तूफान हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी वही हलचल है ना। वो हलचल जिस दिन शांत होगी उस दिन हमारा व्यक्तित्व सही होगा। ठीक है, तो ये कहानी इसलिए थी कि आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। तो सेल्फ एनालिसिस कैसे करनी है, तो एक पोटली ब्रह्मा जी ने हमको दे करके भेजी है। क्या पोटली दे करके भेजी कि अगर हमको इस संसार में सुखी रहना है, इस संसार में खुश रहना है, तो आपके पास में दो पोटली है। एक पोटली आपको अपने गले में सामने की तरफ लगानी है जिसमें आपकी कमजोरियां हैं, आपकी बुराइयां हैं। कमजोरियां क्या? मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर झिझकपन है, मेरे अंदर जो है मतलब मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूं, है ना, मैं याद नहीं कर पाता हूं। ये सब कमियां हमारे अंदर है। बुराइयां क्या? मैं बात बात पे क्रोधित हो जाता हूं, मैं बात बात पे चुगली करता हूं। ये हमारे अंदर की कमजोरियां हैं। ये जो बुराइयां हैं इस पोटली में है, इस पोटली को आप रोज खोल करके देखना और इसमें से एक एक बुराई को, एक एक कमजोरी को दूर करने की कोशिश करना, ये ब्रह्मा जी ने कहा। और दूसरी पोटली वो है जिसमें दूसरों की बुराइयां हैं, दूसरों की कमजोरियां हैं, उसको पीठ पे पीछे लगा करके रखना, उसको कभी खोल करके मत देखना, है ना। और हमने यहां पर आकर के कौन सी गलती करके रखी है? कौन सी गलती करके रखी है कि हमने पोटलियों को बदल के रखी हुई है, कि हमने दूसरों की बुराई वाली पोटली सामने रखी है और उसको रोज खोल करके देख रहे हैं और उसी गलती को हम दूसरों को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम इस चीज को सुधारो, मैं तो बहुत अच्छा हूं। हो रहा है ऐसा, है ना। तो ये परिष्कार की प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। मैं यहां पे आपको लेक्चर दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परिष्कृत व्यक्ति हूं। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां, लेकिन उसको झांकने की जिसके अंदर काबिलियत है वो अपने आप को परिष्कृत कर सकता है। ठीक है, तो उस पोटली को आपको रोज देखना है और उसमें क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस करना है कि यार मैंने ये लक्ष्य तय किया है, मैंने कैरियर में ये बनने के लिए चुना है, तो क्या मैं उस डायरेक्शन में सही तरीके से चल रहा हूं, है ना। अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो क्या मैंने उसके लिए सही कोचिंग ली है, क्या मैंने उसके लिए सही गाइडेंस लिया है, क्या मैंने उसके लिए अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को सही बनाया है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या कि अगर आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना है तो आप उसके केवल 5 दोस्तों से मिल लीजिए। ठीक है, मैं अगर आपके किसी 5 दोस्त से मिल लूं तो मैं पहचान सकता हूं कि आप किस तरीके के व्यक्ति होंगे। अगर आपके 5 दोस्त मूवी देखने वाले हैं, रोज एंजॉय करने वाले, तो ऑब्वियस है कि आप भी वैसे ही हो। अगर आपके दोस्त ने एक लक्ष्य रखा है कि मुझे कुछ बनना है और आप उसी के साथ रहते हो, तो ऑब्वियस है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति भी उसी की तरह ईमानदार हो। ठीक है, तो ये आपकी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए करना क्या है। इसके लिए सेल्फ एनालिसिस करते कैसे? तो इसके लिए केवल आपको 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का समय अपने लिए चाहिए। हम 24 घंटे के समय में पूरे समय केवल दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, दूसरों की तरफ झांक रहे होते हैं। और अगर अपने को 5 से 10 मिनट अपने लिए चाहिए तो क्या करो कि आप 5 से 10 मिनट एकांत में अपने लिए रहो। चाहे वो आप शाम को इवनिंग वॉक करो, चाहे वो मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करो, या फिर 10 मिनट आप किसी उद्यान में, किसी गार्डन में शांति से बैठो, ऐसे जगह पे जहां पे ना आपके दोस्त हो, जहां आपका मोबाइल हो। और उस 10 मिनट में आप अपनी एनालिसिस करो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सोचते हैं क्या हम ऐसा? बहुत कम सोचते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने नहीं दुखाया, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये चीजें हम जिस दिन सोचेंगे ना, वो होती है सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, तो इसके लिए 5 से 10 मिनट का समय रोज निकालो। और जब ये चीजें आपको मिल जाए तो सेकंड स्टेप है वो क्या है?
सेल्फ रिफाइनमेंट, उसको ठीक करने के तरीके ढूंढो। कहां से मिलेंगे वो तरीके? कुछ ऐसे वर्कशॉप से मिलेंगे, कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से मिलेंगे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से मिलेंगे, अच्छे महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको ये चीजें मिलेगी कि आप इसके अपने सेल्फ रिफाइनमेंट को कैसे कर सकते हो। उसके बाद होता है सेल्फ डेवलपमेंट, कि हम जब अपने आप को बना लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व बनने लगता है, सेल्फ डेवलपमेंट। और लास्ट है कि सेल्फ एक्सटेंशन, कि जब आप अपने आप को गढ़ लिया, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लिया, तो कुछ ऐसा काम करो जिससे आप दूसरों को हेल्प कर सको। आपने अपना व्यक्तित्व अच्छा कर लिया तो आप अपने दोस्त को अच्छा बनाइए, आपने अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लिया तो कुछ ऐसे वर्कशॉप्स करिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे आपका प्रकृति, आपका समाज, आपका जो आसपास के लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हो सके, उससे आगे बढ़ सके, जो काम हम यहाँ पे करने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है सेल्फ एक्सटेंशन। व्यक्तित्व को अगर हम डिवाइड करें तो दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। दो मतलब आपका व्यक्तित्व दो तरीके से बनता है, एक होता है बाह्य व्यक्तित्व और एक होता है आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व के बारे में जैसा सर ने आपको बताया कि हम कैसा ड्रेस पहनते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें आपके बाह्य व्यक्तित्व को बताती है। और आंतरिक व्यक्तित्व क्या है कि हम सोचते कैसे, केवल एक ही वर्ड है उसके लिए, सोचना। और आपके अंदर की भावना कैसी है, किसके प्रति भावना, किसी अपोजिट सेक्स के प्रति भावना कैसी है, आपकी किसी प्रकृति के प्रति भावना कैसी है, आपके जानवरों के प्रति भावना कैसी है, आप कितने अंदर कितनी संवेदनशीलता है, ये कारण शरीर। ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर आपका व्यक्तित्व बनता है। और बाह्य व्यक्तित्व की बात करें तो इसको हम बहुत जल्दी स्पीड से करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सब यहां पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम स्वस्थ हैं। कितने लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? कितने लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मतलब क्या क्या करना पड़ता है स्वस्थ रहने के लिए? हाँ, अच्छा खाना पड़ता है, सही व्यवहार लेना पड़ता है, सही चीजें खानी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, ये सारी चीजें अच्छे शरीर के लिए चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है, क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ दो योगस्य योगो भवति दुखा। अर्थात कि जिस व्यक्ति का आहार, खाने पीने की दिनचर्या, विहार, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कार्य करने की दिनचर्या और अपने काम के प्रति दिनचर्या, सोने और उठने की दिनचर्या व्यवस्थित होती है, वो व्यक्ति जो है वो जीवन भर योग के माध्यम से अपने आप को निरोगी रख सकता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा है, इसको अपने जीवन में उतारो, व्यवस्थित दिनचर्या को अपनाओ। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया आपको। सर आगे बढ़ाइए तो। हाँ आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। ये दो चीजों को जीवन में पालन करो, थोड़ा सा स्वस्थ रहने में हेल्प होगी। क्या क्या है? पहला ऊषापान। ऊषापान कितने लोग जानते हो? वेरी गुड, ऊषापान 2-3 लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऊषापान क्या है कि आपको रात को तांबे में रखा हुआ, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल सुबह उठ करके पीना चाहिए, उखड़ू बैठ करके पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को अच्छा करता है, पेट स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये चीजें करना है। और ये ध्यान प्राणायाम कितने लोग करते हो? योगा। हाँ, इस चीज को फॉलो करो कि आप अपने जीवन में आत्मबोध और तत्वबोध, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पर्संस आप लोग, जितने भी सफल लोग आप अपने जीवन में जानते हो, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है तब वो सफल हुए। क्या है आत्मबोध? मतलब आपको जो दिन भर में जो चीजें करनी है उसको आप लिखने का प्रयास करो। एक डायरी मेंटेन करिए जिस डायरी में आप कम से कम आपको जो दिन भर में इंपॉर्टेंट वर्क करने हैं वो इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हो। ठीक है, और जब रात को सोने जाएं तो उन चीजों को देखिए, उन चीजों की समीक्षा करिए कि आपने जो काम करने थे वो काम हुए कि नहीं हुए। हमारे दिन इसीलिए वेस्ट होते हैं, हमारा समय इसीलिए वेस्ट होता है क्योंकि हम उन कामों को प्राथमिकता के साथ नहीं करते जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा है ना। और हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जिसको
करने से हमारा समय वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समय का सही कैलकुलेशन करिए। समय प्रबंधन एक अलग से पूरा टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि समय कैलकुलेशन कैसे करें। तो एक स्लाइड आगे बढ़ाइएगा सर, कि हम ये टाइम वेस्ट करते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखना इसको, कि हम अधिक सोने में 2 घंटे, घूमने में 1 घंटा, टीवी देखने में 4 घंटा, गपशप मारने में 1 घंटा, कुल मिला के कितना 8 घंटा। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक अभी ऐड नहीं किया हुआ है। अगर आपके 24 घंटे का 8 घंटा मतलब 1/3 हिस्सा आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी 15 वर्ष की आयु है तो उसका 1/3 5 वर्ष आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। तो सोचो अगर आपकी 100 वर्ष के जीवन है और उसमें हम उसका 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा 25 वर्ष ले लें तो वो आप ऐसे ही वेस्ट कर सकते हो, कर देते हो। तो यही वो मार्जिन होता है सफलता और असफलता के बीच का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या करें, हम एक व्यवस्थित दिनचर्या का टाइम टेबल बनाएं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, स्वाध्याय के लिए समय निकालें। स्वाध्याय से क्या होता है, क्यों हम बार बार बोलते हैं कि अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करिए। ठीक है, एक दर्पण है, उस दर्पण में अगर धूल लगा हुआ है और आपको अपना चेहरा देखना है, क्या करेंगे आप? किसको साफ करेंगे? दर्पण को साफ करेंगे। अब आपके चेहरे पे धूल लगी हुई है, दर्पण साफ है किसको साफ करेंगे आप? चेहरे को साफ करेंगे ना। ठीक है, तो ये ऐसा ही हमारा मन है। अब अगर आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, दुर्विचार, कुविचार, जो भी बोल लीजिए, उनको साफ करना है। कैसे साफ करोगे? धोने से साफ हो जाएगा। कैसे साफ होगा? अच्छी चीजों को ग्रहण करने से साफ होगा, अच्छी चीजों को देखने से साफ होगा। जो 3 सेंसेस आपको बताए गए हैं कि अच्छी चीजें सुनने और अच्छी चीजें देखने से ही आपके विचार अच्छे होते हैं। तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, अच्छी चीजों को पढ़ोगे, अच्छी चीजों को देखोगे, तभी वो विचार आपके अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये हमको करना है, स्वाध्याय का यही मतलब है। आगे चलिए सर। आंतरिक व्यक्तित्व का है, आपके विचार हैं, उन्होंने बता दिया आपको क्या करना है। क्योंकि इसमें जो परिभाषा लिखी उसको ध्यान से सुनना कि स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, तो मानसिक मतलब जिसका मन सही है ना। सामाजिक, जो सामाजिक रूप से स्वस्थ है, जो दूसरों के बारे में भी सोचता है। आध्यात्मिक, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म को भी समझता है। अध्यात्म क्या है? जो सही और गलत के फर्क को जानता है, बस उतना ही अध्यात्म है, और कोई अध्यात्म नहीं। तो अगर आप सही और गलत के फर्क को समझते हो और काम करते हो तो आपके अंदर अध्यात्म है। ठीक है, तो उसी को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। आगे चलते हैं। तो इंटरनल पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए जो जो चीजें मैंने बताई, आगे चलिए सर, कि हम पुस्तकों से दोस्ती करें, श्रेष्ठ साहित्यों को पठन पाठन करें, और आगे चलते हैं। स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबी मतलब ये व्यक्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने कामों को स्वयं करें। छोटे छोटे काम जो हमारे दैनिक दिनचर्या के काम है, उसको हम अपने आप से करें। ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे मैं आपको जल्दी से सुनाता हूँ कि एक बच्चा था छोटा सा। वो बच्चे को उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटते थे कि बेटा तुम ये अपने कपड़े को सही जगह व्यवस्थित करके रखो, डस्टबिन में कचरा सही तरीके से डालो, अपनी पुस्तक कॉपी को सही तरीके से संभाल करके रखो। मतलब हर छोटी छोटी सही चीजों के लिए उसको टोका करते थे। बच्चा बड़ा इरिटेट होता था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा कोसता था कि ये पेरेंट्स मुझे ये क्यों करवाते हैं, जब देखो तब इस काम को करने के लिए बोलते रहते हैं। तो वो बच्चा करते करते बड़ा हो जाता है, आपके जैसा वो बड़ा हो जाता है, और एक इंटरव्यू फेस करने के लिए वो एक इंटरव्यू में जाता है। जब वो उस इंटरव्यू में जा रहा होता है, उस इंटरव्यू में जाने के समय उसको सबसे पहले गेट पे एक गमला गिरा हुआ दिखाई देता है। अब वो गमले को जाते जाते क्या करता है, गमले को ठीक करके सही जगह पे व्यवस्थित करके रख देता है। वो इसके लिए सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाई हैबिट में वो चीजें आ गई है ना, वो कर लेता है। आगे बढ़ता है, देखता है कमरा है, उस कमरे में पंखे अपने आप चल रहे हैं, उस पंखे के नीचे कोई नहीं बैठा है। वो जाकर के चुपचाप क्या करता है, स्विच को ऑफ कर देता है। वो आगे और जाता है, सीढ़ी में ऊपर चढ़ता है, सीढ़ी में देखता है कि लाइट्स जो है वो बेवजह जल रहे हैं, वहां पे सूरज की रोशनी आ रही है, वो लाइट्स को ऑफ कर देता है।
ऊपर जाता है, जहां पे वो टेबल रखा होता है, टेबल में देखता है बहुत सारे पेज जो है, पन्ने जो है वो नीचे बिखरे पड़े हैं, वो पेजेस को ऊपर उठा करके वापस व्यवस्थित टेबल पे रख देता है। अब उसके बाद देखता है कि वहां पे बहुत सारे और इंटरव्यू देने वाले बच्चे आए हुए थे, लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं किए थे। अंदर जब वो इंटरव्यू देने के लिए पैनल के सामने जाता है, तो वो पैनल में जैसे ही बैठता है, उसको बोलते हैं कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। आप जिस कंपनी में जिस जॉब के लिए आए हो, उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे, मैंने तो अभी इंटरव्यू दिया ही नहीं है। तो बोले कि आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, हमने इंटरव्यू कैमरे के माध्यम से कर लिया है। हमने वो कैमरा इसीलिए लगाया था कि कौन ये काम को करता है, कि जब आपने इस कंपनी में प्रवेश नहीं किया है, जब आप हमारे साथ जुड़े नहीं हो, तब आप इन सब चीजों का ख्याल रख रहे हो। तो जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ऑब्वियस है कि आप हमारी कंपनी के लिए अच्छा ही करोगे। तो ये वो स्वावलंबन का महत्व है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अगर हम खुद से कर रहे हैं, तो वो चीजें हमको स्वाभिमानी बना रही, वो चीजें हमको अच्छी आदत, हैबिट को डेवलप कर रही। ठीक है, तो ये स्वावलंबन का महत्व है। आगे चलते हैं। कुसंगति से बचे, बता दिया मैंने इसको आपके बारे में, है ना, कि कुसंगति, आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पकड़ करके गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्श बनाएं, और ऐसे लोगों को आदर्श बनाएं जो वास्तव में आदर्श होने चाहिए। आज की युवा पीढ़ी इसीलिए गलत डायरेक्शन में है क्योंकि उन्होंने अपने रोल मॉडल्स गलत बना करके रखे, है ना। हम जो टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा है, दाढ़ी बना करके मस्त सिगरेट फूंक रहा है, उसको हमने अपना रोल मॉडल बना लिया, तो ऑब्वियस है कि हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो ऐसे मॉडल्स मत बनाइए, ऐसे रोल मॉडल्स मत बनाइए जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको हम अपने रोल मॉडल बनाएं। क्यों? क्योंकि हमने ये बचपन में काम किया है, बने हो ये सब। तो जब बचपन में बने, उसके बाद बड़े होने के बाद कितने लोगों ने इनकी कहानियों को पढ़ा? स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को कितने लोगों ने पढ़ा? यहां पर हाथ खड़ा करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी को कितने लोगों ने पढ़ा? यहां पर हाथ खड़ा करो। नहीं करते, है ना, नहीं करते। यही तो प्रॉब्लम है कि हम उनको, जिनको जानते हैं कि ये आदर्श हैं, जिन्होंने वास्तव में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ किया है, उनकी ही कहानी को हम नहीं जानते, तो हम कैसे समझेंगे उनके बारे में? ठीक है, तो हमको इन रोल मॉडल्स को पढ़ना है, जानना है। आगे चलते हैं। संवेदनशील बने प्रकृति के प्रति, है ना। जिस प्रकृति से हमको सब कुछ मिल रहा है, उस दिन डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन भी किया होगा कि हम पर्यावरण से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। आप अनुभव करो कि आपके आसपास पर्यावरण नहीं है, प्रकृति नहीं है, पेड़ नहीं है, तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। कोविड ने हमको वो सिखा भी दिया है, सिखाया है ना। तो एक आंदोलन इसकी तरफ भी चलाइए कि हम प्रकृति से जुड़े रहें। प्रकृति मतलब चाहे वो नदियां बोलो, चाहे वो जल बोलो, चाहे वो वायु बोलो, चाहे वो पेड़ बोलो, हमको सबकी जरूरत है ना, और उसके प्रति हमको संवेदनशील बने रहना है। आगे चलते हैं। राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम राष्ट्र प्रेम के लिए जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाकर के रक्षा करें, हम ये सब चीजें भी करके अपने राष्ट्र के लिए अपना राष्ट्र प्रेम दिखा सकते हैं। हरितिमा संवर्धन, पेड़ लगाइए, ईंधन बिजली जल की बचत करें, पॉलीथीन को अवॉइड करें, जूठन न छोड़ें, व्यसन से बचें, पेपर का दुरुपयोग न करें, पर्वों पर फिजूल खर्ची न करें। इन सब चीजों को हम कर सकते हैं, और केवल एक ही सूत्र वाक्य है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, है ना। अपने प्रति जागृत रहो, अपने लिए करो, दूसरों के प्रति दूसरों को मत देखो। चलिए आखिरी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। लास्ट है कि पॉजिटिव थिंकिंग। अपने आप को, थिंकिंग को पॉजिटिव करके रखो। पॉजिटिव थिंकिंग बोलते किसको है? ये अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा जो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, और वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसके बाद इसके साथ एक दुर्घटना होती है, ट्रेन में एक्सीडेंट में इसका पैर कट जाता है, और उसके बाद फिर उसके पहले तक उसके पास एक लक्ष्य था कि मैं नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर से इंटरनेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर बनूं। बट क्योंकि उसके बाद उसका पैर कट जाता है, और पैर कटने के पीछे एक घटना है कि कुछ जो बदमाश थे वो उसके चैन को छीनने की कोशिश करते हैं और उसको ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं, तब उसका पैर कट जाता है। ठीक है, अब उसके बाद उसके सामने ये
इससे विषम परिस्थिति क्या हो सकती है कि उसका पैर कट जाए, है ना। और उसके बाद पेपरों में छपे कि जो अरुणिमा सिन्हा है वो टिकट नहीं होने के कारण ट्रेन से कूद करके अपनी जान देने की कोशिश करी। ठीक है, तो उस दिन लगता है कि शायद ये संसार मेरे लिए नहीं बना है, मुझे ही अपने लिए कुछ करना है। और वो उस दिन भगवान को धन्यवाद देती है कि थैंक यू गॉड कि आपने मेरा केवल एक ही पैर काटा है और मुझे ये जो जीवन है वापस दिया है। और उस दिन वो सोचती है कि मैं कहां पर फतह करके दिखाऊंगी, कहां चढ़ करके दिखाऊंगी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के। और उस दिन वो उस माउंट एवरेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करती है। वो जाती है कहां, बछेंद्री पाल के पास में, उससे वो ट्रेनिंग लेती है और उस ट्रेनिंग के बाद में 2 साल के अंदर वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर कर ही दिखाती। शी वॉज द फर्स्ट माउंटेनियर जो अपाहिज थी, अपाहिज की श्रेणी में जिसने पहली बार किसी माउंटेन को माउंट एवरेस्ट की फतह की थी, वो जो है हमारे यहाँ की अरुणिमा सिन्हा है। तो क्या संघर्ष ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई आए, कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को पार करने का नाम पॉजिटिव थिंक। ठीक है, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में आपको 2 मूर्तियां मिलती है, एक मूर्ति राम की, एक मूर्ति रावण की है। दोनों मूर्ति जो है सोने की भी नहीं। आपको कोई एक मूर्ति उठानी है, आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? राम की मूर्ति उठाओ। ठीक है, अब आप उसी रास्ते में फिर से जा रहे हो, आपको 2 मूर्ति मिलती है, एक राम की है, एक रावण की है। जो मूर्ति राम की है वो लकड़ी की है, जो मूर्ति रावण की है वो सोने की है। आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? ऐसी परिस्थिति में राम की मूर्ति उठाना ही पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो ये मूर्ति की कहानी नहीं है, ये जीवन की कहानी है। जीवन में आपको हमेशा अच्छाइयां नहीं मिलेगी, जीवन हमेशा अच्छा नहीं चलेगा। आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा, आज पास हुए हो तो कल फेल होगे। और उस परिस्थिति में आगे बढ़ना ही क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, इस मोमबत्ती के एग्जाम्पल से इसको ध्यान में रखना कि ये मोमबत्ती किसके कारण जल रही है? वैक्स के कारण, मोम के कारण जल रही। वेरी गुड, है ना। जब तक ये मोम है तब तक ये जल रही है, इस मोम के कारण ये जल रही। या फिर इसको हम ऐसे इसको इससे रिलेट करें कि ये हम हैं, हम युवा हैं, हमारे अंदर जब तक अच्छे विचार हैं तब तक हम इस मोमबत्ती की तरह जल रहे हैं। इस मोमबत्ती को अगर मैं केवल उल्टा कर दूं तो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ठीक है, इस मोमबत्ती को मैंने उल्टा किया है, इसको किसने बुझाया? इसके मोम ने इसको खुद उलट करके बुझा दिया। तो अगर हमारे अंदर के विचार हमको कमजोर कर दें, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाए और हमारे अंदर की जो मन है, जो हमारे विचार हैं वो पलट जाएं, तो हमको बुझाने वाला भी और कोई नहीं, वो कौन होता है? हम खुद होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। इसकी कहानी भी डॉक्टर साहब ने आपको बताई है, दीदी आई थी उन्होंने बताई होगी। इसके एग्जाम्पल को मैं आज नहीं ले रहा हूं। कौन है ये, बस इतना बता दो मेरे को? सूरज तिवारी। वेरी गुड। इसकी स्टोरी अगर नहीं पढ़ी है तो जाकर के यूट्यूब में देखो इसको। ठीक है, 2013 में 23 में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 917वीं रैंक इसकी है और केवल 3 उंगलियां हैं इसके पास में, वो भी लेफ्ट हैंड की। पढ़िए आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसकी स्टोरी जानते हो? 1 2 3, ठीक, 4 5, कुछ ही लोग जानते हो। मेरा रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वर्कशॉप के बाद में कम से कम आज जाकर के 20 मिनट का समय यूट्यूब में ही निकाल लेना, वहां पे इसकी स्टोरी को जरूर देखना। ठीक है, इससे अच्छा प्रेजेंट का एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको अपने जीवन को प्रेरित करने के लिए मिले। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उस वीडियो को ध्यान से देखना और उसके बाद मुझे बताना कि आपके पास में क्या नहीं। ठीक है सर, वीडियो को चलाइए। चलो, ठीक है। I have no arms in my life, but I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People pretty damn lazy. It's so cool how we set up.
one slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking at me, waiting for other people to come down. Here I come, and they're freaking out. They're like, yeah, like this. And I was just look at myself, going, oh, no, you know. There was times where I sort of looked at my life and think, well, I can't do this, I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had, or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what to do. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had things, I wish I had things, I wish I had things, I wish I had things. What I've seen in life is a couple of good principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's not to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. This breeze, I can't do my hands. I love life. There's so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple. You see, it's very hard to smile sometimes in life when things that happen and you don't know, you don't understand it. You don't know if you're going to get through it. You go through the storms of life and you don't know how long the storm's going to be. So they want to share with you some things that I've heard in my life. Be patient until the time comes. It is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually like the world. Every single girl right here, right now, you are not gorgeous just the way you are. Boys, you men. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Okay. Now, आपके पास में क्या नहीं है? सब कुछ है ना? उसके पास में कुछ भी नहीं था. But for living the life, nothing is required. है ना? तो बस इसी के साथ आज की इस वाणी को मैं विराम दूंगा. और इसके पहले एक स्लाइड आगे करिएगा कि हु कैन स्टॉप यू? कौन आपको रोक सकता है? केवल आप ही अपने आप को रोक सकते हो और कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से. लास्ट स्लाइड. एक ऐसे ही स्लाइड के साथ में हमने स्टार्ट किया था इस प्रेजेंटेशन. ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड है. तो इसका आंसर मुझे बताओ कि ये लास्ट स्लाइड क्यों है? इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है बहुत अच्छा था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ना. ह्यूमन इज द मेकर्स ऑफ ओन डेस्टिनी. मतलब मैं आपको कितना भी यहाँ पर समझा के चला जाऊं, कितना भी आपको लेक्चर दे के चला जाऊं, जब तक आप नहीं चाहोगे आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना. और आपको बनने या नहीं बनने से भी एक चीज ध्यान में रखना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है. आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे अच्छा बनो नहीं बनो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क केवल आपको पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा फर्क आपके माता पिता को पड़ेगा बस. इसीलिए आप अपने प्रति जागृत हो और आगे बढ़ो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो. स्लाइड से हम क्यों एंडिंग कर रहे हैं? कौन आंसर देगा? लास्ट
कौन देना चाहेगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। क्यों हम इस स्लाइड के साथ में इस प्रेजेंटेशन को एंड कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्लिक करिए सर। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बता तो दिया कि ये सब लोगों के आदर्श आप आदर्श मान सकते हो, है ना। और जो पहली लाइन मैंने कहा था उसके लिए हमने एक जगह आपके लिए छोड़ के रखी हुई है। किसके लिए? आपके लिए, है ना। फिर से वो लाइन क्या है कि चल ए नजीर कुछ इस तरह से कारवां के साथ कि जब तुम रुको तो आपकी दास्ता चल, है ना। तो आपके जैसा भी तो कोई बनना चाहे ना। आप भी उस स्थान पे आ जाएं कि हम एक और वर्कशॉप पे जब जाएं तो आपके इस फोटो को यहाँ पर लगा करके दिखाएं कि ये सूरज तिवारी, कि ये अरुणिमा सिन्हा है, कि ये प्रवीण है, कि ये प्रियंका है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करो और खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले, इसी शुभकामना के साथ सभी शिक्षकों का और सभी सर को, खासकर चंद्रोल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा हर साल इसी तरह मिलता रहूं। अगर वाकई में कार्यक्रम अच्छा लगा है तो एक जोरदार तालियों